जय हिंद। एयर पॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के बारे में, पढ़ा था स्मोक के बारे में और बात की थी इंडोर एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाई ऐश के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाई ऐश के बारे में। फ्लाई ऐश की कहानी क्या है? देखो, जब भी हम किसी सॉलिड मटेरियल को जलाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वुड को जलाया तो खूब सारी ऐश प्रोड्यूस होगी और खूब सारा स्मोक प्रोड्यूस होगा और इस स्मोक के साथ में खूब सारी गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में राइज करेंगी। जब भी हम किसी सॉलिड मटेरियल को जलाते हैं तो खूब सारी ऐश प्रोड्यूस होती है, खूब सारी स्मोक प्रोड्यूस होती है और इस स्मोक के साथ में खूब सारी गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में राइज करती हैं। इसी प्रोसेस के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे, एक रेजिड्यू के तौर पे रिलीज होती है फ्लाई ऐश। ये जो फ्लाई ऐश है ये गैसेस के साथ में एटमॉस्फेयर में राइज करती है। ये जो फ्लाई ऐश है ये एक तरीके का फाइन पाउडर है। ये जो फ्लाई ऐश है ये बहुत ही फाइन पार्टिकल से बनी हुई होती है। ये जो फ्लाई ऐश है ये बाय प्रोडक्ट है ऑफ बर्निंग पल्वराइज्ड कोल। जो मेस्ड अप कोल होता है उसको जलाने पे बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो फाइन पाउडर रिलीज होता है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को फ्लाई ऐश बुलाया जाता है। ये जो फ्लाई ऐश है ये बहुत ही फाइन पार्टिकल से बनी हुई होती है और इसलिए ये जो फ्लाई ऐश है ये एटमॉस्फेयर में राइज करती है और राइज करने के बाद एयर के अंदर लंबे चौड़े डिस्टेंस में ट्रेवल करती है। अच्छा, वो बाय प्रोडक्ट, वो रेजिड्यू जो कि एटमॉस्फेयर में राइज कर गया उसको तो हम क्या बुला देते हैं? उसको हम बुला देते हैं फ्लाई ऐश। लेकिन ऐसी ऐश जो कि राइज नहीं करती है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है बॉटम ऐश। बेहद सिंपल। फ्लाई ऐश का मतलब क्या होता है? फ्लाई ऐश जो है वो बेसिकली एक तरीके का फाइन पाउडर होता है। ये जो फ्लाई ऐश होती है ये बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल से बनी हुई होती है। ये जो फ्लाई ऐश होती है ये बाय प्रोडक्ट है ऑफ बर्निंग पल्वराइज्ड कोल। जब पल्वराइज्ड कोल को जलाया जाता है तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो फाइन पाउडर रिलीज होता है उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को फ्लाई ऐश बुलाया जाता है। ये जो फ्लाई ऐश है इसका कंपोजिशन क्या है? एक तो फ्लाई ऐश के अंदर लार्ज अमाउंट में एल्यूमिनियम सिलिकेट देखने को मिलता है। लंबे चौड़े अमाउंट में एल्यूमिनियम सिलिकेट देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट के अलावा ये जो फ्लाई ऐश है इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अलावा ये जो फ्लाई ऐश है इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। फ्लाई ऐश के कंपोजिशन की अगर बात करें तो एक तो लंबे चौड़े अमाउंट में एल्यूमिनियम सिलिकेट देखने को मिलता है, दूसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है और तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो फ्लाई ऐश के पार्टिकल्स हैं ये ऑक्साइड्स में रिच होते हैं। एक तो ये जो फ्लाई ऐश के पार्टिकल्स हैं ये ऑक्साइड्स में रिच होते हैं। इसके अलावा ये जो फ्लाई ऐश के पार्टिकल्स हैं इनमें सिलिका देखने को मिलता है, इनमें एल्यूमिना देखने को मिलता है, इनमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं और ये जो फ्लाई ऐश के पार्टिकल्स हैं इनमें कई सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी देखने को मिलते हैं। टॉक्सिक हैवी मेटल्स जैसे लेड देखने को मिलता है, आर्सेनिक देखने को मिलता है, कोबाल्ट देखने को मिलता है और कॉपर देखने को मिलता है। बेहद इजी और सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो फ्लाई ऐश का मतलब क्या होता है? फ्लाई ऐश बेसिकली एक तरीके का फाइन पाउडर है। ये जो फ्लाई ऐश है ये बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल से बनी हुई होती है। ये जो फ्लाई ऐश है ये बाय प्रोडक्ट है ऑफ बर्निंग पल्वराइज्ड कोल। जब पल्वराइज्ड कोल को जलाया जाता है तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो फाइन पाउडर रिलीज होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको फ्लाई ऐश बुलाया जाता है। ये जो फ्लाई ऐश है इसका कंपोजिशन क्या है? एक तो लार्ज अमाउंट में एल्यूमिनियम सिलिकेट देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट के अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है और कैल्शियम ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो फ्लाई ऐश के पार्टिकल्स हैं ये ऑक्साइड्स में रिच होते हैं और ऑक्साइड्स में रिच होने के साथ साथ
इनमें सिलिका देखने को मिलता है, इनमें एल्यूमिना देखने को मिलता है, इनमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं, और इनमें कई सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे लेड देखने को मिलता है, आर्सेनिक देखने को मिलता है, कोबाल्ट देखने को मिलता है, कॉपर देखने को मिलता है। ये जो फ्लाई ऐश है, इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं? एक तो ये जो फ्लाई ऐश है, ये एयर को पॉल्यूट करती है और वाटर को कंटेमिनेट करती है। आप खुद ही समझ सकते हो, ये जो फ्लाई ऐश के पार्टिकल्स हैं, इनमें कई सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स देखने को मिलते हैं, और ये जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं, ये एयर को पॉल्यूट करते हैं और वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। ये जो हैवी मेटल्स देखने को मिलते हैं और जो अदर केमिकल्स देखने को मिलते हैं फ्लाई ऐश में, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बेहद हार्मफुल होते हैं, बेहद नुकसानदायक होते हैं। ह्यूमन बींग्स में इस फ्लाई ऐश की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, लंग कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ये जो फ्लाई ऐश है, इट हैज 100 टाइम्स मोर रेडिएशन देन न्यूक्लियर वेस्ट स्टोर्ड इन ड्राई कैस्क और वाटर। और रेडिएशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं वो होपफुली आपको पता होगा। अगर पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा वेट करो, इसी चैप्टर में आगे चलते हुए रेडिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो फ्लाई ऐश है, इट हैज 100 टाइम्स मोर रेडिएशन देन न्यूक्लियर वेस्ट। और ये जो फ्लाई ऐश है, ये बहुत ही फाइन पार्टिकल से बनी हुई होती है, और इस वजह से ये जो फ्लाई ऐश है, ये एटमॉस्फेयर में राइज करती है। ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो फ्लाई ऐश है, ये लीव्स के ऊपर, पेड़ों की पत्तियों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर सेटल होने लग जाती है। और जब ये फ्लाई ऐश लीव्स के ऊपर सेटल होती है, क्रॉप्स के ऊपर सेटल होती है, तो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें दिक्कत आने लगती है, बिकॉज जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है वो एडिक्वेट नहीं हो पाता। और अगर फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आएगी तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी या नहीं होगी? बट ऑब्वियसली बात है, प्लांट की ग्रोथ जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। तो जैसे जैसे ये फ्लाई ऐश लीव्स के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर सेटल होती है, वैसे वैसे ये जो प्लांट की ग्रोथ है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी वजह से प्लांट्स में क्लोरोसिस देखने को मिलता है। क्लोरोसिस का मतलब क्या है? प्लांट्स में आपने देखा होगा जो पत्तियां हैं वो कभी कभी येलो होने लग जाती हैं, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको क्लोरोसिस बुलाया जाता है। ये जो क्लोरोसिस है ये देखने को मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। प्लांट्स के अंदर प्लाज्मोलिसिस देखने को मिलता है। ये जो प्लाज्मोलिसिस है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्लांट की सेल होती है वो श्रिंक करने लग जाती है, और अगर प्लांट की सेल श्रिंक करेगी तो जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से मेम्ब्रेन डैमेज देखने को मिलता है और मेटाबॉलिक इनहिबिशन देखने को मिलता है। बेसिकली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि देखने को मिलती है इस फ्लाई ऐश में, उसकी वजह से जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। हाइड्रोकार्बन्स उनकी वजह से ये जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो प्रीमेच्योरली गिरने लग जाती हैं। फ्रूट जो हैं वो पकने से पहले गिरने लग जाते हैं। डीकलरेशन देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये जो फ्लाई ऐश है ये एयर को पॉल्यूट करती है, ये वाटर को कंटेमिनेट करती है। ये जो फ्लाई ऐश है इसमें जो हैवी मेटल्स देखने को मिलते हैं, जो अदर केमिकल्स देखने को मिलते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और लंग कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ये जो फ्लाई ऐश है इट हैज 100 टाइम्स मोर रेडिएशन देन न्यूक्लियर वेस्ट। ये जो फ्लाई ऐश है ये पेड़ों की पत्तियों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर धीरे धीरे सेटल होने लग जाती है। उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आती है और अल्टीमेटली जो प्लांट की ग्रोथ है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स ये भी प्लांट की ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो फ्लाई ऐश है इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ये जो फ्लाई ऐश है इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सीमेंट को अप टू 35% ये जो फ्लाई ऐश है ये रिप्लेस कर सकती है, और जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी फ्लाई ऐश के यूज की वजह से। फ्लाई ऐश
जिसके नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स देखने मिलते हैं। अगर उसको कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाए तो सीमेंट को 35% तक ये जो फ्लाई ऐश है ये रिप्लेस कर सकती है, और जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। इनफैक्ट ये जो फ्लाई ऐश की बनी हुई ब्रिक्स होती हैं वो वेट में लाइट होती हैं, वो वेट में हल्की होती हैं, लेकिन स्ट्रेंथ में मजबूत होती हैं, ड्यूरेबिलिटी इनकी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक तो ये जो फ्लाई ऐश है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। दूसरा, ये जो फ्लाई ऐश है इसको वेटलैंड्स को रिक्लेम करने के लिए यूज किया जा सकता है। वेटलैंड्स को रिक्लेम करना अपने आप में डिफिकल्ट प्रोसेस है। वेटलैंड्स के रिक्लेमेशन में ये जो फ्लाई ऐश है इसको यूज किया जा सकता है। जो अबेंडेंड माइंस होती हैं, ऐसी माइंस जिनमें माइनिंग हो गई है, अब उनका कोई काम नहीं है, उन अबेंडेंड माइंस को फिल करने के लिए भी इस फ्लाई ऐश को यूज किया जा सकता है। जो एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं पानी के फ्लो के अगेंस्ट में, जो एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में भी ये जो फ्लाई ऐश है इसको यूज किया जा सकता है। और बेहद इंपॉर्टेंट, ये जो फ्लाई ऐश है इसको अगर लैंड के ऊपर प्रॉपरली अप्लाई किया जाए तो लैंड की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, और अगर लैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो जो ओवरऑल क्रॉप यील्ड है वो भी इंक्रीज होगी। थोड़ा सा ध्यान देना, जब ये फ्लाई ऐश धीरे धीरे पत्तियों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर सेटल होती है तो दिक्कत आती है फोटोसिंथेसिस में, और अल्टीमेटली जो प्लांट ग्रोथ है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। लेकिन जब इसी फ्लाई ऐश को लैंड के ऊपर प्रॉपरली अप्लाई किया जाता है तो जो लैंड है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली जो क्रॉप यील्ड है वो भी इंक्रीज होती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, ये जो फ्लाई ऐश है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड ये जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कंपोजिशन है, जैसे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, जैसे एडवांटेजेस हैं, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फ्लाई ऐश के एडवांटेजेस क्या हैं वो तो हमें समझ में आ गया। ये जो फ्लाई ऐश है इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए या खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कई सारे पॉलिसी मेजर्स लाए हैं। वो पॉलिसी मेजर्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। एक तो 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, और 2009 का ये जो नोटिफिकेशन है इसके थ्रू मैंडेटरी किया गया, कंपलसरी किया गया फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज। फ्लाई ऐश का जो यूज है उसको कंपलसरी किया गया इन ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इन ऑल रोड एम्बैंकमेंट वर्क्स, इन ऑल लो लाइंग लैंड फिलिंग वर्क्स विद इन 100 किलोमीटर रेडियस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के 100 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा, अगर कोई भी रोड एम्बैंकमेंट वर्क होगा, अगर कोई भी लो लाइंग लैंड फिलिंग वर्क होगा तो वहां पे फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स को मैंडेटरीली यूज किया जाएगा, कंपलसरीली यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर थर्मल पावर प्लांट के 50 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी माइन फिलिंग एक्टिविटी होगी तो वहां भी फ्लाई ऐश को यूज किया जाएगा। तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2009 में एक नोटिफिकेशन इशू किया, और इस नोटिफिकेशन के थ्रू बोला कि थर्मल पावर प्लांट के 100 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा, कोई भी रोड एम्बैंकमेंट वर्क होगा, कोई भी लो लाइंग लैंड फिलिंग वर्क होगा तो वहां पे मैंडेटरीली फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज किया जाएगा। और थर्मल पावर प्लांट के 50 किलोमीटर के रेडियस में
अगर कोई भी माइन फिलिंग एक्टिविटी होगी तो वहाँ भी फ्लाई ऐश को यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा एक फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन चलाया गया। ये जो फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन है, इसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने चलाया। और ये जो मिशन है ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता है एनुअल स्टॉक को, फ्लाई ऐश को कितना यूटिलाइज किया गया और कितना अनयूटिलाइज स्टॉक रह गया है, उसको एनुअली मॉनिटर करने का काम किसका है, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन का। एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी बनाई गई जिसका नाम क्या है, एश ट्रैक। और ये जो एश ट्रैक है इसका काम क्या है, फ्लाई ऐश कितनी जनरेट हुई और कितनी फ्लाई ऐश यूटिलाइज हुई उसको मॉनिटर करने का काम करती है ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। फिर 2021 में फ्लाई ऐश नोटिफिकेशंस को इशू किया गया। 2021 के ये जो नोटिफिकेशंस हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इशू किया। और किस लॉ के तहत इशू किया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत ये जो 2021 के नोटिफिकेशंस हैं इनको इशू किया गया। ये जो फ्लाई ऐश नोटिफिकेशंस हैं 2021 के, इनमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि बात करते हैं अबाउट द एनफोर्समेंट, मॉनिटरिंग, ऑडिट एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय कोल थर्मल प्लांट्स। जो कोल थर्मल प्लांट्स हैं जहाँ पे खूब सारी फ्लाई ऐश जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो किस तरीके से फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करेंगे, इन रूल्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे एनफोर्स किया जाएगा, कैसे मॉनिटर किया जाएगा, कैसे ऑडिट किया जाएगा, कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, उस सब के बारे में बात करते हैं ये 2021 के नोटिफिकेशन। ये जो 2021 के नोटिफिकेशन है इन्होंने मैंडेटरी किया है इंडिविजुअल थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कि वो मंथली इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे, मंथली जानकारी देंगे अबाउट द जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश। ये जो 2021 के नोटिफिकेशन है इन्होंने प्रोहिबिट किया है, रोक लगाई है कि ये जो फ्लाई ऐश है इसको लैंड के ऊपर और वाटर बॉडीज के अंदर ना तो डंप किया जा सकता ना डिस्पोज किया जा सकता, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही किया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 2021 है इन्होंने पहली बार ये भी बोला कि अगर कोई इस नोटिफिकेशन के साथ में कंप्लाई नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। तो ये जो फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन है 2021 के, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो मोटा मोटा देख लेते हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की बात करें तो ये जो फ्लाई ऐश है ये एयर को पॉल्यूट करती है, वाटर को कंटेमिनेट करती है, ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, 100 टाइम्स मोर रेडिएशन देखने को मिलती है देन न्यूक्लियर वेस्ट। और जब ये फ्लाई ऐश पत्तियों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर सेटल होती है तो फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आती है और अल्टीमेटली जो प्लांट ग्रोथ है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये जो फ्लाई ऐश है ये सीमेंट को लगभग 35% तक रिप्लेस कर सकती है। जो फ्लाई ऐश के ब्रिक्स होती हैं वो वेट में हल्की होती हैं लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये जो फ्लाई ऐश है इसको वेटलैंड्स को रिक्लेम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये जो फ्लाई ऐश है इसको अबंडेंट माइंस को फिल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये जो फ्लाई ऐश है इसको एम्बैंकमेंट के कंस्ट्रक्शंस में भी यूज़ किया जा सकता है। ये जो फ्लाई ऐश है अगर इसको लैंड के ऊपर प्रॉपरली अप्लाई किया जाए तो लैंड की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली जो क्रॉप यील्ड है वो भी इंक्रीज होती है। अगर बात करें पॉलिसी मेजर्स के बारे में तो 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और बोला कि थर्मल पावर प्लांट के 100 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, अगर कोई भी रोड एम्बैंकमेंट वर्क है, अगर कोई भी लो लाइंग लैंड फिलिंग वर्क है तो वहाँ पे फ्लाई ऐश को मैंडेटरीली यूज़ किया जाएगा। और थर्मल पावर प्लांट के 50 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी माइन फिलिंग एक्टिविटी है वहाँ पे भी फ्लाई ऐश को यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन है जिसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने चलाया। और ये क्या करता है, एनुअली कितना फ्लाई ऐश यूटिलाइज किया गया और कितना अनयूटिलाइज रह गया उसके स्टॉक को मॉनिटर करता है। एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है एश ट्रैक। ये जो एश ट्रैक है ये मॉनिटर करती है फ्लाई ऐश जनरेशन को और यूटिलाइजेशन को। और 2021 में फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन को किसने इशू किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इशू किया। किस लॉ के तहत इशू किया,
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत इशू किया। और ये जो फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन ऑफ 2021 है, इसमें बात की गई है कि ये जो कोल थर्मल प्लांट्स हैं, ये फ्लाई ऐश को कैसे यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से इन नोटिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मंथली इंफॉर्मेशन देनी होती है इन थर्मल पावर प्लांट्स को अबाउट द जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश। ये जो फ्लाई ऐश है, इसको लैंड के ऊपर और वाटर बॉडीज के अंदर डंप नहीं किया जा सकता, डिस्पोज नहीं किया जा सकता। और साथ ही 2021 के जो नोटिफिकेशंस हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई इन रूल्स के साथ में कंप्लाई नहीं करेगा तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। और ऐसा पहली बार किया गया। बेहद सिंपल, ये जो फ्लाई ऐश है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चीज़ों को रजिस्टर करना। अच्छा, अब बात आती है मेजर्स के बारे में। इन जनरल ये जो एयर पॉल्यूशन है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स देखने को मिल सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं कि जब यूज किया जा रहा है फ्यूल, तो सूटेबल फ्यूल यूज करो। ऐसा कोई फ्यूल यूज ही मत करो जिसकी वजह से पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो। तो सूटेबल फ्यूल को यूज करो। फिर ये जो फ्यूल है इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूल की वेस्टेज ज़्यादा है, वेस्टेज कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूल है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। ये जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ करो, मॉडर्न मशीनरी को यूज़ करो। पुरानी मशीनरी जो है वो ज़्यादा पॉल्यूटिंग हुआ करती थी। अब जो मॉडर्न मशीन्स हैं वो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन की जाती हैं, तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स और मॉडर्न मशीनरी को यूज़ किया जाए। इसके अलावा जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जितने भी पॉल्यूटिंग साइट्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको सूटेबल साइट्स पर लोकेट करवाओ, सूटेबल जोन्स में लोकेट करवाओ। फॉर एग्जांपल, ऐसी जगह पे लोकेट मत करवाओ जहाँ पे एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली फील होगा। सूटेबल साइट्स ढूंढो, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाओ। सूटेबल जोन्स ढूंढो जहाँ पे साइट्स बनाई जा सकती हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। और फिर ये जो आपने मैन्युफैक्चरिंग साइट्स बना दी हैं, ये जो आपने इंडस्ट्रीज लगा दी हैं, ये जो आपने पावर प्लांट्स बना दिए हैं, इनके ऊपर चिमनीज लगाओ। एयर को सीधे सीधे एटमॉस्फेयर में रिलीज मत करो, चिमनीज के थ्रू प्यूरिफाई करो। जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको थर्मल और कैटालिटिक कंबक्शन के थ्रू पहले डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो। बेसिकली ये जितना भी धुआं निकल रहा है, ये जितना भी गैसेस निकल रही हैं इंडस्ट्रीज से, पावर प्लांट से, मैन्युफैक्चरिंग साइट से, उनके ऊपर बढ़िया चिमनीज लगाओ और ये जो धुआं है इसको पहले प्यूरिफाई करो, तब इसको एयर में रिलीज करो। तो एक तो क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले तो क्या है कि भाई आप जो फ्यूल यूज कर रहे हो वो सूटेबल होना चाहिए, अच्छा फ्यूल होना चाहिए, ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो कि लेस पॉल्यूटिंग हो। फिर वो जो फ्यूल है उसको एफिशिएंटली यूज करो, वेस्ट मत करो। फिर जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जो आपके पावर प्लांट्स हैं, उनमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज करो, मॉडर्न मशीनरी को यूज करो। और फिर साइट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज को लगाओ, ऐसी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करो जहां पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो मिनिमम हो। और फिर इन इंडस्ट्रीज के ऊपर चिमनीज को स्टैब्लिश करो। ये जो चिमनीज हैं ये गैसेस को प्योरीफाई करने के बाद ही एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर भी कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत है। पार्टिकुलेट मैटर जो कि बेहद नेगेटिवली एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, उसको ऊपर भी हमें कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और ये जो कंट्रोल है ये दो टाइप के डिवाइसेस के थ्रू किया जा सकता है। एक तो अरेस्टर्स और दूसरा स्क्रबर्स। ये जो अरेस्टर्स हैं और ये जो स्क्रबर्स हैं इनको यूज़ करो। ये जो अरेस्टर्स हैं, ये जो स्क्रबर्स हैं, ये काम में आते हैं एयर से पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए। ये जो अरेस्टर्स हैं, ये जो कंटेमिनेटेड एयर होती है उसमें से पार्टिकुलेट मैटर्स पीएम को सेपरेट करते हैं। जो पीएम पार्टिकल्स होते हैं उनको एयर से सेपरेट करने का काम कौन करते हैं, अरेस्टर्स करते हैं। तो अरेस्टर्स को यूज करो। अब जैसे कोई इंडस्ट्री है उसके ऊपर आप अरेस्टर्स को यूज करो, चिमनीज को यूज करो, ताकि ये जो एयर है ये प्योरीफाई हो, इसमें से जो पीएम पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाए, उसके बाद रिलीज की जाए एटमॉस्फेयर में। स्क्रबर्स को यूज करो। ये जो स्क्रबर्स हैं ये एयर को क्लीन करते हैं फ्रॉम डस्ट, फ्रॉम गैसेस। जो भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उनसे एयर को क्लीन करते हैं और फिर एयर को रिलीज करते हैं। तो अरेस्टर्स को यूज करो, स्क्रबर्स को यूज करो। इसके अलावा
गैशियस पॉल्यूटेंट्स के ऊपर भी हमें कंट्रोल स्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कंबक्शन है, जैसे एब्जॉर्प्शन है, जैसे एड्जॉर्प्शन है। ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये हायर लेवल्स तक पेनिट्रेट करता है, और ये जो एड्जॉर्प्शन होता है ये ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है। बेसिक डिफरेंस इतना सही है, लेकिन हाँ अपने को क्या याद रखना है कि ये जो गैशियस पॉल्यूटेंट्स हैं इनको वेरियस टेक्निक्स के थ्रू हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है उसमें भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार कैसे होगा? एफिशिएंट इंजन्स को यूज़ करो। अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया इंजन्स आने लगे हैं। पहले अगर आप देखते हो तो पुराने ज़माने की जो गाड़ियाँ हुआ करती थी उनमें से ज़्यादा स्मोक निकलता था, ज़्यादा धुआं निकलता था, लेकिन अब एफिशिएंट इंजन्स आने लगे हैं, तो एफिशिएंट इंजन्स को यूज़ करो। गुड क्वालिटी का ऑटोमोबाइल फ्यूल जो है उसको यूज़ करो, उसको डेवलप करो। और बेहतर तो क्या होगा, सीएनजी यूज़ करो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करो ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। लेड फ्री पेट्रोल को यूज़ करो। तो हमें ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल स्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। देखो ये जो मेजर्स हैं ये ऐसे हैं कि इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद समझ में आना चाहिए कि एयर पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।